तो आज हम लोग देखेंगे एडिशन ऑफ वेक्टर्स। एक्चुअली इस क्लास में हम लोग एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन ऑफ स्केलर विद अ वेक्टर, ये 3-4 चीज़ें देखेंगे। सेक्शन फार्मूला भी है। तो स्टार्ट करते हैं एडिशन ऑफ वेक्टर से। तो इसके लिए सबसे बेसिक चीज़ सबसे पहले कि मान लो मैंने तुमको बोला पी क्यू वेक्टर, तो इसका मतलब क्या समझते हो तुम? तो इसका मतलब क्या है कि भाई देखो, अगर मैं ये 3D कोऑर्डिनेट्स ले लेता हूँ, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, मान लेते हैं ये पॉइंट P है और ये पॉइंट Q है। तो एक ऐसा वेक्टर जो P से Q की तरफ हो, जो P से Q की तरफ हो, ठीक है। अब ये जो है ये डिस्प्लेसमेंट बताएगा, क्योंकि मैं स्टार्ट करूँगा P से, इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट जो होगा वो Q होगा। तो इसको फाइंड कैसे किया जाए? तो इसके लिए देखो, ये पॉइंट अपना ओरिजिन है, तो ओरिजिन से ये मेरे को पता होगा, OP वेक्टर पता होगा मुझे, ठीक है ना भाई। P के कोऑर्डिनेट्स मान लेते हैं x1, y1 और z1 है, ठीक। और उसके बाद Q पॉइंट भी मेरे को मालूम है, मान लो x2, y2 और z2। तो मैं ये वाला OQ वेक्टर भी जानता हूँ, ठीक है ना। सो मैं OP वेक्टर को क्या लिखूंगा? OP वेक्टर को मैं लिख सकता हूँ x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप, ठीक है कि नहीं। और OQ वेक्टर को मैं क्या लिख सकता हूँ? x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप। बताओ कोई दिक्कत इससे? अच्छा, अब यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ हमको PQ फाइंड करना है। अब एडिशन ऑफ वेक्टर्स पहले समझ लो, फिर इस प्रॉब्लम को हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे कि ये PQ वेक्टर कैसे निकल के आएगा, ठीक है। तो अब एडिशन ऑफ वेक्टर की अगर हम लोग बात करें तो एडिशन ऑफ वेक्टर में क्या होता है कि जैसे मान लेते हैं ये हमारे पास एक वेक्टर है A वेक्टर और दूसरा वेक्टर है यहाँ पे मान लो ये B वेक्टर, ठीक। और मुझे A वेक्टर प्लस B वेक्टर फाइंड करना है, ठीक। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारे जितने भी वेक्टर होंगे वो सारे फ्री वेक्टर होंगे, तो मैं इस B वेक्टर को इसके पैरेलल यहाँ से उठा के यहाँ रख सकता हूँ, ठीक है। तो मैंने उसको यहाँ ड्रॉ कर लिया, कोई दिक्कत? तो मैंने क्या किया है, एक की हेड पे दूसरे का टेल लाके रख दिया, ठीक। अब मैं क्या करूँगा कि जो स्टार्ट जिस पॉइंट से हुआ है उस पॉइंट को एंड वाले पॉइंट से ज्वाइन कर दूंगा, ठीक है। सो ये जो रिजल्टेंट यहाँ ये जो मिला है ना, ये इसको हम लोग बोलेंगे रिजल्टेंट वेक्टर, जो कि इक्वल होगा A वेक्टर प्लस B वेक्टर। क्या ये बात समझ में आई? तो ये बेसिक है। अब यहाँ पे यही है वेक्टर एडिशन का मतलब, और इसको हम लोग बोलते हैं ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है। अब इसका प्रूफ तुम लोगों को उसमें फिजिक्स में मिला होगा, ये वाला। जब हम लोग A वेक्टर और B वेक्टर की बात करते हैं तो अगर इनके बीच का एंगल थीटा है मान लेते हैं, तो ये एंगल थीटा होगा, ये B है तो ये अपना B साइन थीटा, ये B कॉस थीटा। फिर पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं और रिजल्टेंट का फॉर्मूला लगाते हैं। उसकी ज़रूरत हमको मैथ्स में नहीं है, ठीक है, क्योंकि मैथ्स में आपको वेक्टर समथिंग लाइक दिस मिलेगा, कुछ इस प्रकार का कंपोनेंट्स में मिलेगा। अभी कंपोनेंट क्या है वो भी आगे हम लोगों को देखना है। तो बेसिकली अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो मैं इसमें देखूँ तो मैं क्या लिख सकता हूँ, OP प्लस PQ इज इक्वल टू OQ वेक्टर, हाँ या नहीं? तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ OP प्लस PQ वेक्टर इज इक्वल टू OQ वेक्टर। तो यहाँ से मुझे PQ वेक्टर अगर चाहिए तो वो क्या हो जाएगा, OQ वेक्टर माइनस OP वेक्टर। क्या है बात समझ में आई? तो अब हम लोग OQ वेक्टर यहाँ पे रखा हुआ है और OP वेक्टर यहाँ रखा हुआ है, ठीक है ना। तो मुझे दिस माइनस दिस करना है, ठीक। अब ऑब्वियस ये बात है, आई कैप के साथ सब्ट्रैक्ट होगा, जे कैप के साथ, के कैप के साथ, क्योंकि ये हम लोग इतना तो बेसिक जानते ही हैं, ठीक। तो यहाँ से PQ वेक्टर को मैं क्या लिखूँगा, x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप, ठीक है कि नहीं? बताओ यहाँ तक किसी कोई दिक्कत? तो ये था हमारा बेसिक ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब अगर कोई मेरे को इसी में बोल दे कि भाई मुझे A वेक्टर माइनस B वेक्टर बताओ कितना होगा, ठीक है। तो अब इसके लिए क्या करूँगा मैं ऐसे अलग एडिशन को जो हम लोग जानते हैं, एडिशन इज अ सब्ट्रैक्शन विद अ नेगेटिव नंबर। तो हम क्या करेंगे, इस B को माइनस B बना सकते हैं। तो B का अगर माइनस B में बनाऊंगा, अरे मैंने फिर से ब्लैक ही उठा लिया, तो B का माइनस B अगर मैं बनाऊंगा तो ऐसा बनेगा, ये माइनस B वेक्टर हो गया। अब मैं A वेक्टर माइनस B वेक्टर ये पाऊंगा, तो यहाँ ये जो रिजल्टेंट R डैश वेक्टर होगा वो क्या हो जाएगा हमारा
ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। क्या है बात समझ में आई? तो जैसा यहाँ हमने किया सब्ट्रैक्ट किया, ये यही तरीका है। बताओ ये समझ में आया ना? तो वेक्टर एडिशन और वेक्टर सब्ट्रैक्शन यही होता है। अब इसको हम लोग पैरेललोग्राम लॉ में भी देख सकते हैं। एक और लॉ होता है पैरेललोग्राम लॉ। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, तो देखो जैसे यही था, इसी को हम फिर से लेते हैं। तो ये ए वेक्टर है हमारा और ये हमारा बी वेक्टर है, ठीक है, ये बी वेक्टर है, ठीक। तो हम क्या कर सकते हैं, हमको मालूम है कि पैरेललोग्राम के साइड्स पैरेलल होते हैं और इक्वल भी होते हैं। तो मैं ए वेक्टर को यहाँ ड्रॉ कर सकता हूँ, ठीक है। तो अब देखो तो जरा, ये बी वेक्टर और प्लस ए वेक्टर, तो मैं यहाँ इसको ड्रॉ कर दिया। तो ये ट्राइंगल लॉ के हिसाब से आया, ए को शिफ्ट कर रही है। अगर मैं बी को शिफ्ट करूँ यहाँ, तो ये आ गया। तो यहाँ ये भी बी वेक्टर है, तो इसको फिर से मैं क्या लिख सकता हूँ, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो पैरेललोग्राम लॉ में क्या है कि हम पैरेललोग्राम कंप्लीट करेंगे और उसका जो डायगोनल होगा वो हमारा सम मिलेगा। क्या है बात समझ में आई? तो ये हमारा पैरेललोग्राम लॉ वेक्टर एडिशन है। तो यही है एडिशन और सब्ट्रैक्शन। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ को हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले एक बेसिक प्रॉपर्टी की बात करते हैं जो कि सबसे सिंपल है। वो क्या है कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर। हाँ भाई देखो इधर, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्या मिला, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर क्या मिला, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो इसका मतलब क्या है कि वेक्टर एडिशन इज कम्यूटेटिव। कोई दिक्कत नहीं, ये बहुत ही सिंपल सी बात थी, ठीक है। अब हम लोग इसको एसोसिएटिव प्रूफ करेंगे, बट पहले इतना नोट कर लो, उसके बाद स्टार्ट करेंगे। तो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे ये प्रूव करना कि भाई हमारा जो वेक्टर एडिशन है वो एसोसिएटिव भी होता है। तो इसके लिए हमको करना क्या है, हमको प्रूव करना पड़ेगा कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर, इसमें हमको क्या प्रूव करना है भाई कि इन दोनों को मैं पहले जोड़ दूं और फिर इससे जोड़ूं, या फिर इन दोनों के सम से जोड़ूं, तो मुझे सेम चीज़ मिलेगा, ठीक। तो इसको प्रूव करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, चलो 3 वेक्टर ले लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारा ए वेक्टर मान लो और फिर ये हमारा बी वेक्टर मान लो और ये हमारा सी वेक्टर मान लो, ठीक है। तो यहाँ पे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर निकालूंगा, ये मिलेगा, ठीक है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ठीक। फिर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का सम सी वेक्टर के साथ निकालूंगा, तो ये मिलेगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। बताओ कोई दिक्कत? अब अगर इसी सेम क्वेश्चन को मैं दूसरे साइड से करूं, मतलब पहले हम बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर निकालते हैं, चलो। तो बी वेक्टर ये है प्लस सी वेक्टर, पहले हम ये फाइंड करेंगे, फिर बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर मतलब ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। देखो इधर बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर ये है। अब ये देखो, ये ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, यही मिला। तो ये दोनों इक्वल मिले, है ना। तो इसका मतलब क्या है कि वेक्टर एडिशन इज एसोसिएटिव। क्या ये बात समझ में आई? तो ये बहुत ही सिंपल सा प्रूफ था, इसमें कुछ खास मेहनत करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी, ठीक है। तो ये था हमारा एडिशन। अब देखो ऐसा है कि अगर मेरे पास ए वेक्टर है, ठीक है, अगर मेरे पास ए वेक्टर है और इसमें मैं 0 वेक्टर को ऐड करूं तो मुझे क्या मिलेगा, ए वेक्टर। अच्छा, और अगर मैं 0 वेक्टर में ए वेक्टर को ऐड करूं तो मुझे क्या मिलेगा, फिर से ए वेक्टर। तो इसका मतलब क्या है कि 0 वेक्टर यहाँ पे एडिटिव आइडेंटिटी है, ठीक है। कोई दिक्कत इस बात से? सोच लो अच्छे से। तो ये हमारा एडिशन था और सब्ट्रैक्शन था, इसमें किसी कोई दिक्कत है तो बताओ, ठीक है। तो इसको नोट करो। अब हम लोग देखेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय अ स्केलर। तो लेट अस एज्यूम कि हमारे पास एक वेक्टर है, मान लो ए आई, ऐसा लेते हैं, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ठीक। अब इस वेक्टर को मैं किसी लैम्डा कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो मैं निकालूंगा क्या, लैम्डा ए वेक्टर। तो क्या हो जाएगा, लैम्डा एक्स आई कैप प्लस लैम्डा वाई जे कैप प्लस लैम्डा जेड के कैप। कोई दिक्कत? ठीक है। अब देखो ऐसा एक काम करो, तुम ए का डिटर्मिनेंट, ए का मॉड्यूलस बताओ कितना आएगा। तो ये तुम लोग डायरेक्ट लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर
प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है कि नहीं। अब लैम्डा ए वेक्टर का मॉडुलस बताओ कितना आएगा, तो अंडर रूट लैम्डा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर जेड स्क्वायर। तो लैम्डा स्क्वायर को बाहर निकाल दूँ तो ये अंदर बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और ये क्या है भाई, मॉड्यूलस ऑफ ए वेक्टर है, ठीक है कि नहीं। तो ये था मतलब वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई करने का। तो ये सिंपल शब्दों में फ़र्क क्या पड़ा, क्या वेक्टर के डायरेक्शन को कोई फ़र्क पड़ रहा होगा, नहीं, सिर्फ चेंज क्या हो रहा है, मैग्नीट्यूड। तो इसका मतलब क्या है कि स्केलर से जब मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो मैं सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड में चेंज करता हूँ, ठीक है। सो इफ द स्केलर द कांस्टेंट स्केलर इज ग्रेटर देन 1, तो हम लोगों को क्या मिलेगा, जो नेक्स्ट वेक्टर मिलने वाला है उसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा, एंड इफ इट इज़ बिटवीन 0 to 1 तो उसका मैग्नीट्यूड कम होने वाला है। सेम स्कीम नेगेटिव में भी अप्लाई होगी, मतलब 0 से -1 के बीच में होगा तो डायरेक्शन अपोजिट होगा साथ में और मैग्नीट्यूड कम होगा। अगर -1 से इन्फिनिटी के बीच में कुछ भी हुआ तो मैग्नीट्यूड बढ़ेगा लेकिन डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगा। बताओ इसमें किसी कोई दिक्कत, ठीक है। तो अब एक काम करते हैं, अब अगर हम लोग ए वेक्टर में माइनस ए वेक्टर को ऐड कर दे तो क्या होगा, 0 वेक्टर मिलेगा, और माइनस ए वेक्टर में ए वेक्टर को ऐड कर दे तो 0 वेक्टर मिलेगा, ठीक है कि नहीं। बताओ इस बात से किसी कोई दिक्कत। तो इसका मतलब क्या है कि फॉर एनी वेक्टर जो उसका नेगेटिव होता है वो उसका एडिटिव इनवर्स होता है, ठीक है कि नहीं। एडिटिव इनवर्स क्या होगा, किसी भी वेक्टर का, उस वेक्टर का नेगेटिव ले लोगे तो तुम्हें एडिटिव इनवर्स मिल जाएगा। क्या इसमें किसी कोई दिक्कत, ठीक है। तो अब बात करते हैं यूनिट वेक्टर की। तो यूनिट वेक्टर क्या होता है भाई, तो देखो ऐसा है कि हमारे पास ये वेक्टर है मान लो, ठीक। अभी इसका मैग्नीट्यूड क्या है, ये है, ये इसका मैग्नीट्यूड है। अगर मैं इस वेक्टर को इस मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दूं, मतलब ए वेक्टर को मैं उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दूं, तो होगा क्या, जो नया आइटम तुमको मिलेगा वो कैसा दिखाई देगा, x अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आई कैप प्लस वाई अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर जे कैप, ठीक है, और प्लस जेड अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर के कैप। अब इसका ये जो नया वेक्टर हमको मिला ना, इसका जरा मैग्नीट्यूड निकाल के देखो तो क्या लिखोगे, अंडर रूट दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, ठीक है ना। नीचे तुमको क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ऊपर क्या मिलेगा, एलसीएम लेने के बाद एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर कट जाएगा। सो मैग्नीट्यूड क्या मिलेगा, अगर मैं पूरे का लूँ ए वेक्टर डिवाइड बाई मॉड ए वेक्टर, क्या मिलेगा भाई, 1 मिलेगा, √1 कोई दिक्कत। तो ऐसा वेक्टर, इसी वेक्टर को हम यूनिट वेक्टर बोलते हैं, वो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड यूनिटी हो और डायरेक्शन किधर होगा भाई, तो ये ए वेक्टर जिस डायरेक्शन में था इसका डायरेक्शन वही रहा, बस इसका मैग्नीट्यूड जो भी था उससे यूनिटी में कन्वर्ट हो गया। क्या ये बात समझ में आई। तो इसको हम लोग ना ए कैप से रिप्रेजेंट करते हैं, ए कैप से, समझ में आई बात। तो ए कैप इज इक्वल टू ए वेक्टर डिवाइडेड बाई मॉड्यूलस ऑफ ए वेक्टर, दिस इज आवर यूनिट वेक्टर, ठीक है। तो अगर तुमको बोलता है कि फाइंड ए यूनिट वेक्टर अलोंग दिस, तो क्या करोगे, इसके मैग्नीट्यूड से इसको डिवाइड कर दो, मिल गया यूनिट वेक्टर, समझ में आई बात, इसमें किसी कोई दिक्कत, ठीक है। तो ये था अपना यूनिट वेक्टर। अब बताओ मैं इसी चीज में सोचूं, अगर मान लो मैंने तुमको यही वेक्टर है मान लो, ठीक, और मैंने बोला कि फाइंड अ वेक्टर अलोंग दिस विथ मैग्नीट्यूड 7, विथ मैग्नीट्यूड 7, तो मैंने यूनिट वेक्टर, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड डिवाइड किया, यूनिट वेक्टर पा गया मैं। अब यूनिट वेक्टर को मैं अगर 7 मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरा मैग्नीट्यूड 7 हो जाएगा, ठीक है कि नहीं। तो इसका मतलब क्या है कि मैं बस यूनिट वेक्टर निकालूंगा और 7 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे एक वेक्टर मिल जाएगा जिसका मैग्नीट्यूड 7 था और डायरेक्शन इसी ए वेक्टर के अलोंग था। कोई दिक्कत इसमें, ठीक है। तो ये था अपना यूनिट वेक्टर, चलो नोट करो इसको। चलो तो अब स्टार्ट करते हैं हम लोग कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर, ठीक। तो मैं क्या बोल रहा हूँ तुम लोगों को, मान लो ये तुम्हारा एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है।
अब इस पे यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ पे एक पॉइंट है, और ये पॉइंट है मान लो ए, ये पॉइंट है बी, और ये पॉइंट है सी। तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? एक्स एक्सिस पे 1 ले रहा हूँ मैं, बाकी पे 0 0। इसके कोऑर्डिनेट्स ले रहा हूँ 0 1 0, और इसके कोऑर्डिनेट्स ले रहा हूँ 0 0 1। ठीक, कोई दिक्कत? अब तुम लोग ये ओरिजिन ओ है अगर, तो तुम लोग क्या क्या फाइंड कर सकते हो? देखो, तो तुम्हारे पास ओ ए वेक्टर हो सकता है, ओ बी वेक्टर हो सकता है, और ओ सी वेक्टर हो सकता है, हाँ या नहीं? ठीक है। अब ये जो तीनों वेक्टर है, ओ ए वेक्टर, ओ बी वेक्टर, ओ सी वेक्टर, इनके अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूं पहले, चलो तो बताओ मैग्नीट्यूड कितना होगा? अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस 0 प्लस 0 1, बाकी तीनों दोनों का भी 1 आएगा। सो दीज आर द यूनिट वेक्टर्स। ठीक है, और ये ओ ए वेक्टर किधर पॉइंट कर रहा है भाई? एक्स एक्सिस के अलॉन्ग। ओ बी किधर पॉइंट कर रहा है? वाई एक्सिस के अलॉन्ग। और ओ सी किधर पॉइंट कर रहा है? जेड एक्सिस के अलॉन्ग। तो इसलिए ओ ए वेक्टर को हम लोग क्या लिखते हैं? जो ये ओ ए वेक्टर है इसको हम लोग आई कैप से रिप्रेजेंट करते हैं, ओ बी वेक्टर को हम लोग जे कैप से रिप्रेजेंट करते हैं, ओ सी वेक्टर को हम लोग के कैप से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या ये बात समझ में आई? सो दिस आई जे के जो भी मैं इतने देर से यूज कर रहा था, इसका रियल मीनिंग अभी तुम्हारे दिमाग में क्लियर होगा कि व्हाट आर दीज? दीज आर द यूनिट वेक्टर्स पॉइंटिंग अलोंग द एक्स वाई एंड जेड एक्सेस रिस्पेक्टिवली। क्या ये बात समझ में आई? तो अब अगर यहाँ पे कोई पॉइंट P है, इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट अगर x, y और z है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ? इस पॉइंट पे पहुंचने के लिए मुझे आई कैप के अलॉन्ग x चलना है, j कैप के अलॉन्ग y चलना है, और k कैप के अलॉन्ग z चलना है। तो OP वेक्टर को मैं x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप में रिप्रेजेंट करूंगा। क्या ये बात समझ में आई? अब अगर यहाँ पे दो वेक्टर तुमको दिए होंगे, उनका कंपोनेंट फॉर्म, इसको हम लोग बोलते हैं दिस इज कंपोनेंट फॉर्म। ठीक है, क्योंकि दीज आर 3 कंपोनेंट्स आई जे एंड के। ठीक, तो यहाँ पे बोल सकते हो कि x कंपोनेंट यहाँ पे x ही है, y कंपोनेंट यहाँ पे y है, ए बी सी भी हो सकता था। ठीक है ना? तो अब इसमें अगर तुमको दो वेक्टर दिया होगा तो ऐड सब्ट्रैक्ट करना तो तुम लोग सीख ही चुके हो, अभी इतने देर से हम लोग लिख ही रहे थे, तो इस पर ज़्यादा बात करने की ज़रूरत तो नहीं है मेरे हिसाब से। ठीक है ना? तो यहाँ पे ये जो x, y और z है, इसको हम लोग रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स बोलते हैं। ठीक है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जो x, y, z एक्सिस है, ये तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, ध्यान रखना। ठीक है, ठीक। और अगर मैं केवल इसके मैग्नीट्यूड की बात करूं, तो ये जो x, y और z जो है ना, ये जो यहाँ पे OP वेक्टर है, या इसको मैं अगर पोजीशन वेक्टर बोलूँ r वेक्टर है, तो ये r वेक्टर के स्केलर कंपोनेंट हैं, मैग्नीट्यूड बताते हैं। ठीक, और जब इस पूरे की कंबाइन में बात करूंगा तो ये उसका वेक्टर कंपोनेंट हो जाएगा, मतलब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की ये बात एक साथ करेगा। बताओ कोई दिक्कत? तो अगर अब ये जो r वेक्टर है, इसमें मैं लैम्डा मल्टीप्लाई करूंगा, लैम्डा r वेक्टर, तो तुम लोग आराम से लिख सकते हो कि हर कंपोनेंट में लैम्डा मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है कि नहीं? ये हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। ठीक है ना? इसके अलावा कुछ और छोटी छोटी प्रॉपर्टीज है, उनको भी देख लेते हैं। तो अगर मैं बोलूँ के ए वेक्टर प्लस एल ए वेक्टर, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? के प्लस एल इंटू ए वेक्टर, ये बच्चों जैसी प्रॉपर्टीज है कुछ, या के इंटू एम ए वेक्टर, क्या हो जाएगा? के एम ए वेक्टर। ठीक है कि नहीं? और अगर के को मैं ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर से मल्टीप्लाई करूँगा तो मैं क्या लिखूँगा? के ए वेक्टर प्लस के बी वेक्टर। क्या ये बात समझ में आई? कोई दिक्कत? ठीक है, तो अब अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे लैम्डा हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और लैम्डा की कोई भी वैल्यू हो सकती है। ठीक है ना? अब मैं ये सोच रहा हूँ, क्या सोच रहा हूँ कि मैं लैम्डा को अगर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो मुझे जो नया वेक्टर मिल रहा है उसका डायरेक्शन क्या होगा? सेम रहेगा, है ना? तो मतलब मुझे जो नया वेक्टर मिल रहा होगा वो कैसा होगा? वो कैसा होगा? वो कोलिनियर होगा, हाँ या नहीं? तो अगर मैं बात इस चीज़ को मैं ऐसे सोचूं कि मैं बोल सकता हूं कि ए वेक्टर अगर है मेरे पास और एक वेक्टर मेरे पास लैम्डा ए वेक्टर, तो दिस बोथ आर कोलिनियर, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन सेम है। और हम तो ये चीज़ कंडीशन ऑलरेडी जानते हैं कि हमारा जो वेक्टर है, दो वेक्टर, अगर उसको कोलिनियर होना है तो वो एक ही लाइन से पैरेलल होने चाहिए। ठीक है कि नहीं?
अच्छा, तो यहाँ से हम लोग ऐसा कर सकते हैं क्या कि हम यहाँ पे अगर लैम्डा हमारा एक नॉन जीरो स्केलर है, मान लेते हैं चलो, और दो वेक्टर एज्यूम करते हैं। एक वेक्टर है मान लो a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप, और बी वेक्टर को मान लेते हैं b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप। तो ये दो वेक्टर हमने एज्यूम कर लिया, a वेक्टर और b वेक्टर, ठीक है। और मैं मान रहा हूँ, क्या मान रहा हूँ कि ये जो b वेक्टर है ना, इसको हम लोग कैसे पाए हैं, सो दिस इज आवर लैम्डा a वेक्टर, ठीक है। तो b वेक्टर को मैं मान रहा हूँ कि लैम्डा a वेक्टर के इक्वल है, तो इसका मतलब है कि मैं b1 को क्या बोल सकता हूँ कि b1 इज इक्वल टू लैम्डा a1, b2 इज इक्वल टू लैम्डा a2 एंड b3 इज इक्वल टू लैम्डा a3। बताओ इस बात से किसी कोई दिक्कत है क्या? तो यहाँ से हमको क्या मिल रहा है कि देखो जरा, b1 बाई a1 कितना है लैम्डा, b2 बाई a2 कितना है लैम्डा, b3 बाई a3 कितना है लैम्डा। तो इसका मतलब क्या है कि b1 बाई b2 इज इक्वल टू b2 बाई b3, सॉरी b2 बाई b1 बाई, क्या लिखे हमने, अरे यार, ये b1 बाई a1 इज इक्वल टू b2 बाई a2 इज इक्वल टू b3 बाई a3। तो अगर मेरे पास दो वेक्टर कोलीनियर हैं तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। या मैं आसान शब्दों में अगर बोलूं तो जो कंपोनेंट्स होंगे, जो स्केलर कंपोनेंट्स होंगे, स्केलर वैल्यूज हर कंपोनेंट की, वो प्रोपोर्शनल होंगी। तो अगर मुझे दो वेक्टर दिया गया, पूछा गया कि बताओ ये दोनों प्रोपोर्शनल हैं, मतलब ये दोनों कोलीनियर हैं कि नहीं, तो मैं क्या करूँगा, मैं सीधा बस देखूंगा कि हर कंपोनेंट जो है आई कैप या फिर जे कैप या फिर के कैप वो प्रोपोर्शनल है कि नहीं है। क्या ये बात समझ में आई? ठीक है। तो अगर यहाँ पे ए वेक्टर हमारे पास है तो a1 a2 a3 को हम लोग डायरेक्शन रेशियोज बोलते हैं, ये तुम लोग पहले ही पढ़ चुके हो, ठीक। और अगर मैं यूनिट वेक्टर की बात करूँ तो एल आई कैप, देखो तुम लोगों को ये वाला याद होगा, क्या था कि हम लोग बोले थे कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो अगर मेरे पास एक वेक्टर है, मान लो सम वेक्टर आर वेक्टर, और ये ऐसा है एल आई कैप प्लस एल जे कैप प्लस एल के कैप, सॉरी एल एम और एन है, ठीक। तो इसका मैग्नीट्यूड निकालूंगा तो 1 मिलेगा ना। तो इसका मतलब क्या है कि जब मैं डायरेक्शन कोसाइंस को लूँगा अगर कंपोनेंट के फॉर्म में, तो मुझे एक यूनिट वेक्टर मिलेगा। या मैं एल एम एन की जगह पे कॉस अल्फा कॉस बीटा और कॉस गामा भी लिख सकता था, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। क्या ये बात समझ में आई? ठीक है। तो ये था हमारा बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर। तो इस पे बहुत सारे सवाल होते हैं, अधिकतर ये कोलिनियरिटी पे सवाल होगा। तो भाई सिंपल शब्दों में समझ जाओ कि दो वेक्टर्स को अगर कोलिनियर होना है तो उसके जो कंपोनेंट्स होंगे मतलब एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो भी वैल्यू होगी, या आई कंपोनेंट बोलो या वाई एक्सिस वाला या जेड एक्सिस वाला, सब प्रोपोर्शनल होगा, तभी हम बोलेंगे कि दो वेक्टर पैरेलल हैं। या फिर इसको ऐसे सोच सकते हो कि किसी एक वेक्टर में मैं कोई एक पर्टिकुलर कांस्टेंट, नॉन जीरो कांस्टेंट, ध्यान रखना ना, नॉन जीरो कांस्टेंट, लैम्डा इज नॉट इक्वल टू जीरो, ये याद रखना, ठीक है। तो इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे दूसरा वेक्टर मिल जाएगा, तो मैं बोल सकता हूं कि दिस टू वेक्टर्स आर कोलिनियर। क्या ये बात समझ में आई? चलो ठीक है, नोट करो, फिर कुछ सवाल देखते हैं। तो पहला सवाल जो हम लोग देख रहे हैं वो ये बोल रहा है फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई एंड जेड सो दैट द वेक्टर्स, पहला वेक्टर जो है वो है ए वेक्टर इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस 2j कैप प्लस जेड के कैप, और दूसरा वेक्टर दिया है 2i कैप प्लस वाई जे कैप प्लस के कैप आर इक्वल। तो ये दोनों वेक्टर इक्वल है भाई, बताओ एक्स वाई जेड की वैल्यू। तो तुम लोग ऐसे ही देख सकते हो कि वेक्टर के इक्वल होने का मतलब क्या, हर कंपोनेंट इक्वल होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या, एक्स किसके इक्वल होगा 2 के, वाई किसके इक्वल होगा 2 के, और जेड किसके इक्वल होगा, जेड के इधर 1, यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब 1 है। लो भाई ये था पहला सवाल, बताओ इतना आसान सवाल, ठीक है। कुछ और देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ए वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप प्लस 2j कैप, बी वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप प्लस j कैप। तो ये बोल रहा है कि मॉड ए इज इक्वल टू मॉड बी है कि नहीं है, बताओ ये ऐसा है कि नहीं है, बताओ। पहला सवाल ये पूछ रहा है, ठीक है। और दूसरा सवाल ये पूछ रहा है कि आर द वेक्टर्स इक्वल, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि वेक्टर इक्वल है कि नहीं, ये भी बताओ।
तो वेक्टर तो इक्वल नहीं है, देख के बोल सकते हो ये 1 है, ये 2 है, ये 1 है, ये 2 है, नहीं है इक्वल, कहानी खत्म। ठीक, हमको मॉड चेक करना है, तो पहले वाले का देखेंगे मॉड ए, तो कितना आएगा भाई, अंडर रूट 1 प्लस 2 का स्क्वायर, कितना आया रूट 5। मॉड बी वेक्टर निकालेंगे, कितना आएगा, अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, कितना है रूट 5। तो मैग्नीट्यूड इक्वल है बट द वेक्टर्स आर नॉट इक्वल। क्या ये बात समझ में आई? ठीक, तो ये हो गया दूसरा सवाल। एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये बोल रहा है फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर ए वेक्टर 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप। तो इसके डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकालना है हमको। तो क्या करेंगे भाई, यूनिट वेक्टर जो a कैप हमारा होता है वो क्या होता है, a वेक्टर डिवाइड बाई मॉड ऑफ a। तो मॉड a वेक्टर निकालते हैं पहले, सबसे पहले तो क्या होगा बताओ, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है ना। तो 2 का स्क्वायर 4, 3 का 9 और 1 का 1, तो ये 9 1 10 4 14 रूट 14। ठीक, तो पूरे को डिवाइड कर देंगे, तो a कैप इज इक्वल टू 2 बाई रूट 14 आई कैप प्लस 3 बाई रूट 14 जे कैप प्लस 1 बाई रूट 14 के कैप। मिल गया यूनिट वेक्टर। बताओ कोई दिक्कत? तो ये इतना सवाल था, सिंपल सा। एक और देखते हैं, चलो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये बोल रहा है फाइंड अ वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप माइनस 2 जे कैप। इसकी डायरेक्शन में एक वेक्टर फाइंड करना है जिसका मैग्नीट्यूड जो है, मान लो बी वेक्टर हम लोग फाइंड कर रहे हैं, तो बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 7 है और वो इसके अलोंग है। ठीक, तो हमको करना पड़ेगा, पहले ए वेक्टर का हम यूनिट वेक्टर निकाल लेंगे, तो उसकी डायरेक्शन हमको सेलेक्ट करनी है, उसमें हम 7 मल्टीप्लाई कर देंगे, मिल गया बी वेक्टर। तो भाई ए का मॉड्यूलस निकालो पहले, कितना आएगा, तो अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2 का स्क्वायर। ठीक है, मैं क्लियर लिख देता हूँ भाई, माइनस 2 का स्क्वायर, तो ये कितना आएगा, 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 1 5, तो ये आ गया रूट 5। ठीक है, तो यह बी वेक्टर जो हमको रिक्वायर्ड वेक्टर है वो कैसा होगा भाई, तो वो होगा, पहले तो हमको आई कैप माइनस 2 जे कैप में डिवाइड करना पड़ेगा रूट 5 और इसमें हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 7, क्योंकि ये है यूनिट वेक्टर जो डायरेक्शन दे दिया और ये 7 मल्टीप्लाई होते ही मैग्नीट्यूड दे गया। अब इसको तुम लोग मल्टीप्लाई करके लिख सकते हो, 7 बाई रूट 5 आई कैप प्लस माइनस 7 टू 14, 14 बाई रूट 5 जे कैप। बताओ कोई दिक्कत? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ए वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस 5k कैप और बी वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप प्लस j कैप प्लस 3k कैप। और ये बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ सम ऑफ द वेक्टर्स। तो ये दोनों वेक्टर का सम है, तो पहले सम निकाल लो, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, कितना होगा, 2 2 4i कैप प्लस 2 1 3j कैप माइनस 5 प्लस 3, कितना माइनस 2k कैप। और इसके अलोंग यूनिट वेक्टर निकालना है, तो इसका मैग्नीट्यूड निकाल लो, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, कितना आएगा, अंडर रूट 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर, कितना होगा, अंडर रूट 4 का 16, ये 9 और ये 4, तो 16 4 20 और ये आ गया रूट 29। तो हमारा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का इसका जो कैप मिलने वाला है हमको, वो क्या मिलेगा, 4i कैप बाई अंडर रूट 29 प्लस 3 बाई रूट 29 जे कैप माइनस 2 बाई रूट 29 के कैप। बताओ किसी कोई दिक्कत? आराम से सॉल्व कर सकते हो इस टाइप का सवाल, ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगी। ठीक है, एक और सवाल है, इसको भी देख लो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है फाइंड द नहीं राइट द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द वेक्टर ए वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप माइनस 2k कैप। और ये बोल रहा है कि पहले डायरेक्शन रेशियोज को लिखो और उसके बाद डायरेक्शन कोसाइंस को कैलकुलेट करो। ठीक है, तो जो डायरेक्शन रेशियोज होते हैं वो तो डायरेक्ट इसके वैल्यू से मिल गए होंगे, तो जो डायरेक्शन रेशियोज हैं वो क्या क्या मिल गया भाई, तो a मिल गया, ये देखो इसके साथ क्या है, a के साथ 1 हो गया, b के साथ भी 1 हो गया और c के साथ माइनस 2 हो गया। बताओ कोई दिक्कत? ठीक, अब डायरेक्शन कोसाइंस की बात करते हैं। तो डायरेक्शन कोसाइन क्या होते हैं, LMN, और a जो होता है वो LR होता है, b जो होता है वो MR होता है और c जो होता है वो NR होता है। तो r तो इसका मैग्नीट्यूड से पता चलेगा ना, तो मैं L और M और N निकालना है, डायरेक्शन कोसाइन है। r हमको इसका मैग्नीट्यूड से मिलेगा, तो मैग्नीट्यूड अगर a वेक्टर का निकालें जो कि r के इक्वल होगा, तो कितना होगा, अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर, कितना होगा,
2 का स्क्वायर 4, 4 + 1 5 + 1 6, तो √6 आ गया। ठीक है, तो अब हम √6 का पुट कर देते हैं यहाँ पे, तो हम क्या लिखेंगे इसको, 1 = L × √6, तो यहाँ से L कितना मिला 1/√6। ठीक है, फिर 1 = M × √6, तो यहाँ पे फिर M कितना मिल गया 1/√6। ठीक है, फिर 2 = N × √6, तो यहाँ से n कितना मिल गया 2/√6। बताओ कोई दिक्कत। तो इस टाइप के सिंपल सवाल मिलेंगे। तो डायरेक्शन कोसाइंस हमारे क्या क्या हो जाएंगे, डायरेक्शन कोसाइंस आर 1/√6, 1/√6, 2/√6। ठीक है, ये अपने कॉस अल्फा की वैल्यू है, कॉस बीटा की है, कॉस गामा की है। अब यहाँ देखो ये वैल्यूज बदसूरत आई हैं, सुंदर नहीं है ना। वो जो कॉस की नॉन वैल्यूज हैं, अगर वो आती तो वो तुमको डायरेक्शन एंगल्स भी फाइंड करने बोल देता। यहाँ भी बोल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो डायरेक्शन एंगल्स क्या होंगे भाई, कॉस इनवर्स 1/√6, कॉस इनवर्स 1/√6, कॉस इनवर्स 2/√6। ठीक है, कोई दिक्कत। चलो नोट करो इतना। चलो तो अब हम लोग देखेंगे वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स। तो ठीक है, शुरुआत करते हैं और अपना ये 3D एक्सिस ले लेते हैं, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस और ये ओरिजिन। यहाँ से एक पॉइंट P1 है मान लो, और P1 पॉइंट है x1, y1 और z1। ठीक, और P1 से हम P2 पे चले गए, चलो मान लेते हैं। और ओरिजिन से जो पॉइंट P2 है, इसके बारे में बोल सकता हूँ कि इसका कोऑर्डिनेट है x2, y2 और z2। ठीक, और मैं बोल रहा हूँ तुम लोगों को कि ये 2 पॉइंट है P1 और P2, और इनको ज्वाइन करने वाला वेक्टर फाइंड करो। मतलब मुझे तुम बताओ P1 P2 वेक्टर कितना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले अभी हम लोग इस टाइप का एक चीज़ ऑलरेडी देख चुके हैं। क्या बोल सकता हूँ मैं कि दिस P1 P2 वेक्टर ये होगा। सो OP1 + P1 P2 = OP2 है ना। OP1 वेक्टर प्लस P1 P2 वेक्टर = OP2 वेक्टर। ठीक है, और OP1 वेक्टर को मैं क्या लिख सकता हूँ बताओ, x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। ठीक है, और OP2 वेक्टर को मैं क्या बोल सकता हूँ, x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप। ठीक है कि नहीं। तो यहाँ पे मैं इन दोनों की वैल्यू डालूंगा और P1 P2 वेक्टर जो है वो मुझे मिल जाएगा OP2 वेक्टर माइनस OP1 वेक्टर। तो सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या लिखोगे, x2 - x1 i कैप प्लस y2 - y1 j कैप प्लस z2 - z1 k कैप। बताओ किसी कोई दिक्कत। और अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं, कितना डिस्टेंस होगा P1 P2 वेक्टर का, तो वो तुम लोग कैसे निकालोगे, बड़े आराम से निकाल सकते हो। इसका रूट निकालना है और स्क्वायर कर देना। तो x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 - z1 का होल स्क्वायर। अब इसको देख के तुम लोगों को लग रहा होगा ये तो डिस्टेंस फार्मूला है भाई साहब, है ना। ऑब्वियस सी बात है यार, 2 वेक्टर हो चाहे कुछ हो, 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस तो डिस्टेंस ही रहेगा ना, तो वो थोड़ी बदल जाएगा, है ना। तो इसमें एक खुद्दू सा बड़ा सिंपल सा सवाल लेते हैं। चलो, तो हमको बोल रहा है कि फाइंड द वेक्टर ज्वाइनिंग द पॉइंट्स। पॉइंट P दिया है 2 3 0 और पॉइंट Q दिया है -1 -2 -4 डायरेक्टेड फ्रॉम P to Q। देखो हमेशा उसको डायरेक्शन बताना पड़ेगा, कारण क्योंकि हमेशा हम क्या करते हैं, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल, तो बताएगा नहीं तो कैसे करोगे। अब P से Q जा रहा है तो P इनिशियल पॉइंट है, Q फाइनल पॉइंट है, तो मैं PQ वेक्टर को आराम से लिख सकता हूँ Q वेक्टर माइनस P वेक्टर, और डायरेक्ट मैं लिखूंगा Q - P -2 -1 -2 -3i कैप प्लस -2 -3 तो -5j कैप -4 + 0 -4k कैप। तो मिल गया मेरा वेक्टर। अब इसका यूनिट वेक्टर भी निकाल सकते हो, जो चाहो वो निकाल सकते हो, जो पूछेगा वो भी निकाल लोगे। ठीक है, तो चलो नोट करो इसको। तो अब देखते हैं हम लोग सेक्शन फार्मूला। तो सेक्शन फार्मूला तो वैसे पहले भी तुम लोग देखे हो, क्लास 9th या 10th पर कहीं पे होगा, है ना। तो उसमें क्या होता था कि हमारा जो लाइन है उसको एक पॉइंट डिवाइड करता था, तो यहाँ पे हमारा वेक्टर डिवाइड करेगा और क्या होगा। तो बेसिक वही रहने वाला है। तो मान लेते हैं हम लोग कि ये हमारा ओरिजिन है और हमारे ये 2 वेक्टर हैं, ये मान लो OP वेक्टर है और ये मान लो Q है। ठीक, तो एक OP वेक्टर मिल गया तुम लोगों को और एक OQ वेक्टर मिल गया। तो ये OP वेक्टर मान लेते हैं A वेक्टर है
ओ क्यू वेक्टर जो है वो बी वेक्टर, ठीक। तो पी क्यू जो लाइन है इसको एक वेक्टर हमारा होगा आर ओ आर वेक्टर, ठीक है, जिसको मैं आर वेक्टर बोल रहा हूँ, ये पॉइंट आर है मान लो, उसको वो m/n के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पे ये जो डिवीज़न है ये किस टाइप का है भाई, तो ये इंटरनल डिवीज़न है, ठीक है, क्योंकि ये इंटरनली डिवाइड कर रहा है उस वेक्टर को, ठीक है। यहाँ पे जो पी क्यू वेक्टर है उसको हमारा आर वेक्टर इंटरनली m/n के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। बताओ किसी कोई दिक्कत, ठीक है। तो अब आर पी क्यू वेक्टर को डिवाइड कर रहा है, तो यहाँ से मैं एक चीज़ बोल सकता हूँ, क्या बोल सकता हूँ भाई, कि m आर क्यू वेक्टर, m इंटू आर क्यू वेक्टर जो है वो इक्वल होगा n इंटू आर पी वेक्टर, ठीक है। तो अब इस चीज़ को हम लोग अगर नोटिस करें और ये जो डिवाइड कर रहा है, मतलब ये जो आर वेक्टर है उसे ऐसा डिवाइड कर रहा है कि m आर क्यू वेक्टर जो है ये इक्वल आ रहा है n पी आर वेक्टर के, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि दिस इंटू दिस वेक्टर इज इक्वल टू दिस नंबर इंटू दिस वेक्टर, ठीक। तो ये इस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ऐसा कंडीशन है ये। तो इस कंडीशन को अप्लाई करते हुए ही हम लोगों को आगे बढ़ना। अब मान लेते हैं m/n का रेशियो है, तो यहाँ पे हम लोगों को दो ट्राइंगल दिख रहे हैं, एक दिख रहा है ORP और एक दिख रहा है ORQ, ठीक है। तो दो ट्राइंगल दिख रहे हैं हम लोगों को, कौन कौन से दिख रहे हैं भाई, तो ORQ दिख रहा है और OPR दिख रहा है। दो ट्राइंगल में बढ़ गया रीजन हमारा। तो अब इन दोनों ट्राइंगल में देखो तो हम RQ वेक्टर जो है उसको क्या लिख सकते हैं, RQ वेक्टर को हम लिख सकते हैं क्या, B वेक्टर माइनस R वेक्टर। तुम लोग देखो ऐसा है कि RQ वेक्टर को ऐसा बनाओगे और PR वेक्टर को ऐसा बनाओगे और PQ वेक्टर ऐसा बनेगा, ठीक है। और ये B वेक्टर है, ये R वेक्टर है और ये हमारा A वेक्टर है, ठीक। तो अब अगर इसमें देखें तो हम क्या लिखेंगे, OR वेक्टर प्लस RQ वेक्टर इज इक्वल टू OQ वेक्टर, ठीक है। OR वेक्टर प्लस RQ वेक्टर इज इक्वल टू B वेक्टर, ठीक है। तो यहाँ से मैं RQ वेक्टर को क्या लिख सकता हूँ, B वेक्टर माइनस OR वेक्टर। बताओ कोई दिक्कत। और OR वेक्टर जो है वो तो R वेक्टर है, तो मैं यहाँ पे R लिख देता हूँ, ठीक। अब इसी तरीके से मैं दूसरा जो ट्राइंगल है उसमें देखूं तो OP वेक्टर प्लस PR वेक्टर इज इक्वल टू OR वेक्टर, ठीक है कि नहीं, ठीक है ना। तो यहाँ से मैं PR वेक्टर को क्या लिख सकता हूँ, PR वेक्टर को मैं लिख सकता हूँ R वेक्टर माइनस A वेक्टर। देख लो एक बार, कोई दिक्कत है तो बताओ। अब यहाँ ऊपर जो कंडीशन है उस हिसाब से अगर मैं पुट करूँ RQ की जगह B वेक्टर माइनस R वेक्टर और PR की जगह पे R वेक्टर माइनस A वेक्टर, ठीक, कोई दिक्कत। अब मेरे को क्या चाहिए, R वेक्टर चाहिए, तो MB वेक्टर माइनस MR वेक्टर इज इक्वल टू NR वेक्टर माइनस NA वेक्टर, ठीक है। तो R वाला एक साइड, M वाला एक साइड, तो ये इधर आएगा, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, NA वेक्टर प्लस MB वेक्टर इज इक्वल टू MR वेक्टर प्लस NR वेक्टर, ठीक है। तो R वेक्टर कॉमन लूंगा और M प्लस N को इधर भेज दूंगा, तो MB वेक्टर प्लस NA वेक्टर डिवाइडेड बाई M प्लस N। तो ये हो जाएगा हमारा R वेक्टर जो m/n के रेशियो में डिवाइड करेगा। बताओ किसी कोई दिक्कत इसमें। तो ये तो सेम वही फॉर्मूला ही है भाई साहब, कौन सा है कि पास वाले से दूर वाला, दूर वाले से पास वाला, यही सिस्टम है ना। तो M के लिए हम B लेंगे, N के लिए A वेक्टर लेंगे, सेम सिस्टम है जो बचपन में करते आए हो। अच्छा, अब हम एक्सटर्नल डिवीज़न की बात करते हैं, ये इंटरनल डिवीज़न था। अब दूसरा जो डिवीज़न होता है वो एक्सटर्नल डिवीज़न होता है। तो इसका भी प्रूफ सेम है एकदम, मतलब प्रूफ करने की ज़रूरत ही नहीं है, हम लोग करेंगे भी नहीं, बस हम लोग फिगर समझ लेते हैं कि कैसे हमको दिखाई देगा जब हमारा एक्सटर्नल डिवीज़न होगा, ठीक है। तो एक्सटर्नल डिवीज़न में क्या होगा कि देखो ये मेरा OP वेक्टर है, मान लो ये P है, ये O है और ये हमारा Q है, तो ये हमारा PQ वेक्टर हो गया। अब ये इधर एक्सटेंड कर देते हैं इसको, ठीक। और हमारा जो R वेक्टर है ये है, ये R वेक्टर है, ये B वेक्टर है, ये A वेक्टर है, ठीक है। और यहाँ पे पॉइंट R है और अब ये इसको, ये M है, कौन, PR, और ये N है, तो ये m/n के रेशियो में अब यहाँ पे
एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, दिख रहा है तुम लोगों को? तो ये एक्सटर्नल डिवीजन हुआ। अब इसमें भी वही सेम है कि इसमें हम स्कीम क्या लेंगे भाई, तो इसमें हम लेंगे कि हमारा जो पी आर वेक्टर है, पी आर वेक्टर इंटू एन इज इक्वल टू आर क्यू वेक्टर इंटू एम। ठीक है, तो यहाँ पे जो डिवीजन है उसमें जो कंडीशन, जैसे यहाँ ये कंडीशन थी हमारे पास, वैसे ही यहाँ पे जो कंडीशन है ये मैं इसको ऐसा बोलूँ क्या कि पी आर वेक्टर इंटू जो छोटा पार्ट है एन इज इक्वल टू एम इंटू क्यू आर वेक्टर, या मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ कि पी आर वेक्टर डिवाइड बाई क्यू आर वेक्टर, जो रेशियो है वो m/n का है। ठीक है, तो यहाँ भी हम वही बोल सकते थे, क्या लिख सकते थे, इसको अगर मैं यहीं लिख देता हूँ आर क्यू वेक्टर डिवाइड बाई पी आर वेक्टर जो होगा वो m/n का होगा। नहीं ये उल्टा हो गया, पी आर अपॉन आर क्यू वेक्टर। ठीक है, तो ये रेशियो ही था जिसको हमने यूज़ किया है। ठीक, तो अब इसमें भी सेम तरीके से सॉल्व करोगे और फिर तुमको आर वेक्टर जो है वो मिल जाएगा, जो मिलेगा एम बी वेक्टर माइनस एन ए वेक्टर डिवाइड बाई m-n। ठीक, अब इसको ज़्यादा मैं डिटेल में प्रूव नहीं किया क्योंकि सिमिलर है, दो ट्राइंगल दिख रहे हैं, दोनों में सम लिखोगे, है ना, बस डायरेक्शन का ख्याल रखना है कि ये इधर होगा, ये इधर होगा, ये इधर होगा, ये इधर होगा। ठीक, तो अब इसमें वही सेम यहाँ पे इसमें क्या लिखोगे भाई, ये वेक्टर प्लस ये वेक्टर इज इक्वल टू ये प्लस ये इज इक्वल टू ये, फिर उल्टा करोगे, वहाँ इसमें डाल देना उसको ला के इसमें, और फिर मल्टीप्लाई कर लेना, एक साइड ले आना, निकल जाएगा आर वेक्टर। ठीक, अच्छा इन केस अगर ऐसा होता कि ये जो रेशियो है वो सेम होता, मतलब m इज इक्वल टू n होता, इफ m इज इक्वल टू n, तो इसका मतलब क्या है कि हमारा जो डिवीजन होगा वो कहाँ पे होता, मिड पॉइंट पे होता, है ना। तो इसमें देखें अगर, तो इसमें अगर मिड, इसमें तो होना पॉसिबल नहीं है, देखो m इज इक्वल टू n उसमें पॉसिबल नहीं है एक्सटर्नल डिवीजन में, क्योंकि m इज ऑलवेज ग्रेटर देन n। ठीक, एक्सटर्नल होने के लिए यही तो कंडीशन है, क्या कंडीशन है भाई कि m इज ग्रेटर देन n, तभी एक्सटर्नल डिवीजन होगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। ठीक, तो यहाँ पे ही पॉसिबल है वो, तो अगर इसमें मैं r वेक्टर निकालूं तो m b वेक्टर प्लस m n की जगह m डाल दिया m a वेक्टर डिवाइड बाई m प्लस m, तो ये क्या हो गया 2m, तो m स्वाहा हो गया, तो क्या मिला a वेक्टर प्लस b वेक्टर बाई 2। तो ये अपना मिड पॉइंट थ्योरम भी था, याद करो, इसी को हम लोग मिड पॉइंट थ्योरम बोल के पढ़ते थे, दोनों के कोऑर्डिनेट्स को ऐड किया और डिवाइड कर दिए। ठीक, तो चलो इसको नोट करो, फिर कुछ सवाल देख लेते हैं इस पर, सिंपल, या एक सवाल तो यहाँ पे अपने पास काफ़ी स्पेस है, एक सवाल यहीं देख लेते हैं। तो ये बोल रहा है कि कंसीडर 2 पॉइंट्स P एंड Q विथ पोजीशन वेक्टर, जो OP वेक्टर है। अच्छा, इस क्वेश्चन यहाँ पे डायग्राम हटा देते हैं क्योंकि ये सवाल हमारा जो है वो इंटरनल डिवीज़न का है, तो हम यहीं पे करते हैं। तो सवाल क्या बोल रहा है भाई, ये बोल रहा है P और Q दो पॉइंट है और OP वेक्टर जो है वो है 3a वेक्टर माइनस 2b वेक्टर। ठीक, और OQ वेक्टर जो है वो है, यहाँ तो मुझे दिखाई नहीं दे रहा, a वेक्टर प्लस b वेक्टर। ठीक है, फाइंड द पोजीशन वेक्टर r विच डिवाइड्स द लाइन जॉइनिंग PQ इन द रेशियो 2:1। और ये दोनों केस के लिए बोल रहा है, ये बोल रहा है इंटरनली भी बताओ और एक्सटर्नली भी बताओ। तो इंटरनली का ये फॉर्मूला इधर लिखा हुआ है भाई, तो क्या लिखेंगे हम, आर वेक्टर इज इक्वल टू, या यहाँ कैपिटल R लिख रहे हैं तो कैपिटल R ही लिख लो, तो m 2 ले लेते हैं, 2 इंटू कौन सा लेंगे, तो हम देखो यहाँ पे इस चीज़ को ये समझना पड़ेगा पहले कि ये OP है, ये P है, ये Q है, ये OP है, ये O है। ठीक, और यहाँ पे होगा, तो अगर मैं बोलूँ 2:1 है, 2:1 है, तो हम क्या करेंगे, ये OP जो है यहाँ पे हमारा 2 होगा, ये 1 होगा, 2:1 का रेशियो ऐसे ही होगा ना, तो नहीं 2:1 का ऐसा नहीं होगा, 2:1 का ऐसा होगा। ठीक, कारण देखो OP वेक्टर जो है वो कितना है अपना 3a वेक्टर माइनस 2b वेक्टर, और ये कितना है a वेक्टर प्लस b वेक्टर। और ये बोल रहा है, ध्यान से सवाल को अगर दोबारा पढ़ें तो विच डिवाइड्स द लाइन जॉइनिंग P एंड Q इन द रेशियो 2:1, तो P से Q की तरफ डिवीजन हो रहा है। ठीक है, तो P से हम जो पहला पाएंगे उसको 2 देंगे,
अगले वाले को 1 देंगे। तो अब मल्टीप्लाई करेंगे क्या लिखेंगे, 2 इंटू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस 1 इंटू दिस डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 3, ठीक है ना। तो फटाक से लिख देते हैं 2 इंटू ये, तो 2a वेक्टर प्लस 2b वेक्टर प्लस 1 इंटू दिस 3a वेक्टर माइनस 2b वेक्टर डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 3। तो ये क्या हो गया, ये 2b वेक्टर चला गया 5a वेक्टर बाई 3, कोई दिक्कत। अब अगर इंटरनल डिवीजन की बात करें, एक्सटर्नल डिवीजन की, ये इंटरनली हो गया। अब अगर एक्सटर्नल की बात करेंगे तो एक्सटर्नल में तो बड़ा वाला साइड m रहेगा, है ना, उसमें तो एकदम फिक्स हो जाता है, ठीक। तो अगर मैं बोलूँ कि ये हमारा ये P है, ये O है, ये Q है, तो ये हमारा साइड होगा और ये R होगा। तो यहाँ से यहाँ तक हम लेंगे 2, ये 1 लेंगे और ये R होगा, ठीक। तो यहाँ पे जब हम R वेक्टर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, m इंटू 2 इंटू m इंटू बी वेक्टर। तो बी वेक्टर का काम हमारा यहाँ पे OQ वेक्टर करेगा, जो कि कितना है a वेक्टर प्लस b वेक्टर माइनस n कितना है, n 1 है, और n इंटू 3a वेक्टर माइनस 2b वेक्टर, ठीक, डिवाइडेड बाई m माइनस n, 2 माइनस 1 1, ठीक। तो अब यहाँ पे देखोगे तो क्या मिलेगा, तो 2a वेक्टर है ना, 2a वेक्टर प्लस 2b वेक्टर माइनस 3a वेक्टर प्लस 2b वेक्टर। तो यहाँ से क्या गया, माइनस a वेक्टर प्लस 4b वेक्टर। क्या ये बात समझ में आई। तो ये था एक सिंपल सा सवाल इंटरनल और एक्सटर्नल डिवीज़न पे, ठीक है। चलो एक और सवाल लेते हैं इसके बाद। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है वही है, ये बोल रहा है कि सो दैट दिस 3 पॉइंट्स आर वर्टाइसेस ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल। तो इसका मतलब क्या है कि जो ट्राइंगल ABC है ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक। ये हमको प्रूव करना है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे भाई, अगर कोई राइट एंगल ट्राइंगल है, सोचो तो ये मान लेते हैं, ठीक है। हमको मालूम नहीं अभी कौन सा कहाँ पे, बट फिर भी अगर इसके तीनों पॉइंट्स होते, ये तीनों वर्टाइसेस हमारे पास होते, तो हम क्या बोलते हैं, दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर इज इक्वल टू दिस स्क्वायर, यही होता है ना। यही एक सिंपल पहचान है राइट एंगल ट्राइंगल की, क्योंकि 90 डिग्री तो दिखेगा नहीं पॉइंट देख के। तो अब क्या करें हम लोग तीनों साइड निकाल लेते हैं। मान लेते हैं ABC है, तो हम AB निकाल सकते हैं, AB वेक्टर, हम निकाल सकते हैं AC वेक्टर, हम निकाल सकते हैं BC वेक्टर। ये तीनों साइड्स मिल गई, AB AC BC। तो AB वेक्टर की बात करें तो B वेक्टर माइनस A वेक्टर, I कैप माइनस 2I कैप कितना हो जाएगा, माइनस I कैप, फिर माइनस 3J कैप माइनस K कैप प्लस K कैप प्लस J कैप हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये माइनस 2J कैप हो जाएगा, ठीक है। माइनस 5 माइनस 1 माइनस 6K कैप, ठीक है। फिर AC वेक्टर की बात करें तो C वेक्टर माइनस A, 3 माइनस 2 I कैप माइनस 4 माइनस 1 कितना हो जाएगा भाई, माइनस 4 ऑफ माइनस 1 माइनस 3J कैप माइनस 4 माइनस 1 माइनस 5K कैप, ठीक है। अब BC वेक्टर निकाल लेते हैं, C वेक्टर माइनस B वेक्टर कितना हो जाएगा, 3 माइनस 2 2I कैप माइनस 4, ये हो जाएगा माइनस 1, या फिर मैं डायरेक्ट लिख दूँ माइनस J कैप, और माइनस 4 ये कितना हो जाएगा, प्लस K कैप, माइनस 4 माइनस माइनस 5 कितना हो जाएगा, प्लस 5, तो 5 माइनस 4 K कैप, ठीक। अब मैं तीनों का मैग्नीट्यूड निकालता हूँ। चलो AB का मैग्नीट्यूड बताओ कितना है भाई, अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस ये माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 6 का स्क्वायर, ठीक है। कितना आ रहा है, 1 प्लस 4 प्लस 36 कितना आ रहा है भाई, 30 40 रूट 41, ठीक। दूसरा निकालते हैं मॉड्यूलस ऑफ AC। तो ये कितना आ रहा है, 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 5 का स्क्वायर कितना आ रहा है, 1 प्लस 9 प्लस 25 कितना आ रहा है, अंडर रूट 10 35, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट निकालते हैं BC का मॉड्यूलस कितना है, BC वेक्टर तो कितना है, अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर कितना आ रहा है भाई, 4 प्लस 1 प्लस 1 कितना आ रहा है, रूट 6। हो अब तुम लोग को दिख रहा होगा, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इज इक्वल टू इसका स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या है, लिख सकते हैं इसको हम लोग, क्या लिख सकते हैं, BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर। सो दिस सेटिस्फाइज द पाइथागोरस थ्योरम।
हैं दिस 3 पॉइंट्स आर द वर्टाइसेस ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल। क्या बात समझ में आई? ठीक है, तो अब तुम लोग एक्सरसाइज 10.2 में जो 19 सवाल है उनको ट्राई करो और इन्जॉय करो।